वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 की इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस वीडियो को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या जिस तरीके से मुझे लगता है कि ये आपको बेटर समझ में आएगा उस तरह से हम समझेंगे उस सीक्वेंस में और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझ लेते हैं। वेक्टर के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि हाँ, वेक्टर हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आर वेक्टर किसी भी लेटर पे हम ऐसे वेक्टर लिख देते हैं और लाइन से ऐसे डिनोट करते हैं। इसकी लेंथ क्या डिनोट करती थी? इसका मैग्नीट्यूड। और ये एरो क्या डिनोट करता था? इसकी डायरेक्शन। ये किसी पॉइंट P पे, इस पॉइंट पे O से लेकर P तक अगर कोई वेक्टर जा रहा है, ठीक है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? XYZ है। और O तो ओरिजिन है, आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0 0। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेक्टर के? इस वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x I कैप, y j कैप, z k कैप। अब ये चीज़ क्या है, इसको समझते हैं सबसे पहले। देखो, यूनिट वेक्टर क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। तो हम जो भी डायरेक्शन है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन है, इसको हम जब डायरेक्शन इंडिकेट करना हो ना, जब हमें बोलना हो कि यहाँ तक हम 2 यूनिट चल रहे हैं, ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो हम उसको 2 एक्स कैप कर देंगे या फिर 2 आई कैप कर देंगे। तो हम क्या करते हैं ना कि जो एक्स की डायरेक्शन में होता है उसको हम आई कैप बोल देते हैं, जो चीज़ वाई की डायरेक्शन में होती है उसको हम जे कैप बोल देते हैं, जो चीज़ इस जेड की डायरेक्शन में होता है उसको हम के कैप बोल देते हैं कि दिस इज के। उसके साथ आई कैप, देखो आई कैप यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि ये आई कैप मतलब एक्स की डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है। अब ये चीज़ क्या डिनोट कर रही है? देखो समझो, वेक्टर को समझना पहले ज़रूरी है। ये देखो, ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब ये 2 टाइम्स आई कैप है, ठीक है, 2 इंटू आई कैप है, तो ये तो मैग्नीट्यूड है और ये है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 2 मतलब 1 2 कहीं यहाँ पे आया, 2 टाइम्स आई कैप, ठीक है। आई कैप मतलब एक्स एक्स एक्सिस में देखना है हमें, ठीक है। अब जे कैप यानी वाई एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ये जे कैप क्या डिनोट कर रहा है कि डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है। यहाँ पे जे कैप भी हो सकता है, वाई कैप भी हो सकता है, ठीक है। कैप रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, मतलब डायरेक्शन वेक्टर को। तो अब जे कितने हैं वाई की डायरेक्शन में? 3 यूनिट्स, ठीक है, 1 2 एंड 3 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये चीज़। अब 1 के कैप, 1 टाइम के कैप मतलब के कैप यानी जेड की डायरेक्शन में होता है ना के कैप, ये आई कैप हुआ, ये इस डायरेक्शन को आपने जे कैप बोल दिया और इस डायरेक्शन को के कैप, ठीक है। जनरली यही नोटेशन यूज़ होती है, एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप एंड जेड के लिए के कैप। तो अब ये है 1 यूनिट, ठीक है। तो अब इसको ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये कहीं पे ऐसा पॉइंट आ रहा है, ये 3 डायमेंशनली पॉइंट आ रहा है, ये देख रहे हो आप, ये कहीं 1 यहाँ पे जैसे कहीं आएगा, ये वेक्टर जब आप बनाओगे ना कुछ ऐसा जैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, ये वेक्टर ऐसा बनेगा, ये 3 डायमेंशनली बन रहा है अगर आप देख पाओ इसको, ठीक है। ये देखो, ये 3 डायमेंशनली, ये जेड इसकी हाइट हो गई, ये जेड इसकी हाइट हो गई, ये हालांकि इतना परफेक्ट नहीं बना है पर ये आप समझ जाओ, ये कुछ इसकी हाइट हो गई 1 यूनिट की, और ये एक्स एक्सिस से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से ये 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है, ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये वाई के पैरेलल है, वाई मान सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसमें देखो, इस फिगर में यहाँ पे तुम एग्जाम्पल में हमने 2 3 1 ले लिया, लेकिन यहाँ पे जब डेफिनेशन लिखते हैं ना तो जनरलाइज्ड डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पे 2 3 4 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड बोल दिया, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 3 1 लिख दिया हमने, मैग्नीट्यूड है ये बेसिकली। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये जो चीज़ है ये वेक्टर है, ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। एक दीवार यहाँ पर है, एक दीवार, जैसे फॉर एग्जाम्पल, रुको आपको मैं इस पेज से बताती हूँ। ये देखो,
ये ऐसा 3 डायमेंशनल टाइप की चीज़ है, ठीक है, जिसमें एक ये वाली दीवार है, ठीक है, ये देखो ऐसी ऐसी ये कोई दीवार है, मैं कैसे दिखाऊं आपको, ये एक दीवार है, कोई एक ये दीवार है और एक बेस है, ठीक है, तो ऐसी टाइप की चीज़ है। और ये है वेक्टर, ये है वेक्टर ऐसे 3 डायमेंशनली। तो इसकी कुछ एक्स से, ये अगर एक्स एक्स ये जो नीचे वाली है, नीचे वाली एक्सिस एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस है इस वेक्टर का, एक्स एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, वाई एक्सिस से भी, जेड एक्सिस से भी। तो आप यहाँ पर ये चीज़ हम ये देख सकते हैं एक्स वाई जेड की तरफ। ओके, तो अगर मैंने ज़्यादा ही ना एक्सप्लेन कर दिया हो, ये देखो, अगर हम यहाँ पे इस प्लेन पे, अब ये देखो प्लेन जो है, इस प्लेन पे हमने ये रख दिया, ये क्या डिनोट कर रहा है कि हाँ भाई ये हाइट इतनी है, कितनी है जेड, ये जेड डिनोट कर रहा है। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, यहाँ ये चीज़ भी जेड डिनोट कर सकती है, ठीक है, जेड, ये जो मैग्नीट्यूड जेड, अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और ये देखो ये चीज़ यहाँ पे कहीं पे ये वाई के भी पैरेलल आएगा, ठीक है, वाई, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, ये यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी बना सकते हो आप एक्स को, ठीक है, ये देखो हम यहाँ पे भी बना सकते हैं एक्स को, यहाँ पे भी बना सकते हैं वाई को, हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, बात वही है, सेम है। एक्स को हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, देखो, पर उतनी लेंथ लेनी है, समझ रहे हो आप। अब ये जो हाइट है, ये जेड है, जेड को हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके अगर आप बनाते रहोगे ना, तो ये एक वो बन जाता है, क्यूब सा भी बन जाता है। देखो ये हल्का सा ना यहाँ पे, ये चीज़ ना, ये यहाँ पे आप डिनोट कर सकते हो, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है ना, ये बाहर जैसे आ रही है, तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जैसे बनाना है, थोड़ी सी ऐसे बनती है ये, मतलब समझ जाओ यार, ये देखो ये 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 चीज़ और ये ऐसे, ठीक है, इतनी परफेक्ट नहीं बनी है, पर चलो आपके समझने लायक है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। पर यहाँ पे मेन मुद्दा जो समझने वाला है ना, मेन चीज़ जो समझने वाली है, वो क्या चीज़ है समझने वाली, ये तो बनता रहेगा चलो, कि ये जो चीज़ें हैं ये है कंपोनेंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट, इनको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स भी 2 टाइप के हैं, एक स्केलर कंपोनेंट, ये देखो ये एक्स वाई और जेड, अगर सिंपल कंसीडर करोगे ना एक्स वाई और जेड, इनकी डायरेक्शन ना कंसीडर करो, तो ये है स्केलर कंपोनेंट्स। अगर डायरेक्शन के साथ कंसीडर करोगे, मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करो और डायरेक्शन भी कंसीडर करो, तो क्या है ये वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट है इसका, आर का, ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है आर का कंपोनेंट, ठीक है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हुआ, अगर सिर्फ और सिर्फ आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो, ठीक है, ये एक्स फॉर एग्जांपल किसका किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होता है कि किस कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि किस चीज़ से मिलकर बना है, ये आर वेक्टर इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट से, ठीक है। तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाला वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है। और स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट भी बता दिया है कि ये स्केलर है अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, अगर दोनों कंसीडर करते हैं तो वेक्टर कंपोनेंट है, ठीक है। अब आप मुझे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपने बताना है कि इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है। ओके, अब इसमें बताओ स्केलर कंपोनेंट्स क्या क्या है। अगर आपने बोला है 4, 2 एंड 3 देन यू आर करेक्ट, ठीक है, गुड, फुल मार्क्स। अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो क्या बोलोगे, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या है इसके, वेक्टर कंपोनेंट्स बताओ इसके, 4i कैप 2j कैप एंड 3k कैप, ये है वेक्टर कंपोनेंट्स। जिसने ये बोला है उनको गुड, फुल मार्क्स। ओके, अब एक और चीज़ देखो,
अगर आपको पूछे कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट क्या है बताओ। ओके, तो जिसने 4i कैप बोला है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर कंपोनेंट ये है ना, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस की, ये जेड एक्सिस के। ठीक है, अब कंपोनेंट्स आपको समझ आ गए। ओके, और ये चीज़, ये एक्स वाई जेड, ये जो स्केलर कंपोनेंट्स है ना, इनको हम कभी कभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोल देते हैं। ये देखो रेक्टेंगल सा बन जाता है ना कुछ ये। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप किसी भी वेक्टर का। ये वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड को इन 2 बार से डिनोट करते हैं, या फिर वेक्टर ना लगाओ जिस वर्ड को आप लिख रहे हो, ठीक है, वो भी मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। ठीक है, ये हुआ आर वेक्टर, ये हुआ आर यूनिट वेक्टर, और ये सिंपल हुआ मैग्नीट्यूड। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड को, ऐसे बार लगा दो किसी के भी साथ, ठीक है, वेक्टर के साथ, तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ इनका स्क्वायर, इन चीज़ों का स्क्वायर, ये जो स्केलर कंपोनेंट है ना, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर। ठीक है, जनरलाइज करके लिखना चाहो, तो क्या लिखोगे, x का स्क्वायर +y का स्क्वायर +z का स्क्वायर। ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड। ओके, चलो मैग्नीट्यूड निकालने पे भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए मैग्नीट्यूड निकालने का। एक वेक्टर दे रही हूँ, इसका फटाफट से मैग्नीट्यूड निकालो। 2i कैप +3j कैप +1k कैप, इसका मैग्नीट्यूड फटाफट से निकालो, वीडियो पॉज करके और फिर दोबारा रिज्यूम करो। ओके, तो आपने निकाल लिया होगा, तो मैं साथ साथ में मैं भी निकालती रहती हूँ, यहाँ पे देखना मत अगर नहीं निकाला है। फोर प्लस 9 +1 10 14, ठीक है, ये आया। ओके, एक और देते हैं, एक और करो, जिनको आ गया है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया है देख लो। इन चीज़ों का स्क्वायर, ठीक है, ये जो स्केलर कंपोनेंट है इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो और अंडर रूट ले लो, सिंपल सी चीज़। ठीक है, अब आर यूनिट, एक और वेक्टर देती हूँ, ठीक है, इसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं, आर ही आर हो रहा है, ए वेक्टर। ओके, जे कैप +3k कैप, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैं भी यहाँ पे निकाल रही हूँ, आप भी निकालो। तो ये हो गया √10, ठीक है, आ गया, गुड। जहाँ पे कुछ नहीं है ना वहाँ पे मतलब 1 है, ठीक है, और जहाँ पे, यहाँ पे देखो x का कंपोनेंट तो है ही नहीं, मतलब i कैप के साथ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो 0 i कैप, ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही हुआ। ठीक है, इसको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक और देखो, इसका निकालो ज़रा, इसका क्या मैग्नीट्यूड निकालोगे। थ्री आया इसका, ठीक है, किसी भी तरह से निकाल लो, 3 यूनिट्स जो भी है। ओके, तो अब मैग्नीट्यूड निकालना आपको अच्छे से आ गया, ठीक है, कंपोनेंट देख लिए हमने, कंपोनेंट क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना हमें आ गया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, कि वेक्टर्स को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोई भी 2 वेक्टर लिख लिए हमने कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, A1 आई कैप, अब ये आपको पता है आई कैप किसके अलोंग दिखा रहा है, कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है, जे कैप यानी वाई एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पे के कैप लिखो यार, के कैप गलत लिख दिया, कहाँ है, यहाँ पे लिखो आप के कैप यानी जेड एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये लिख दिया, ये यहाँ पे ये लिख दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर,
ठीक है। तो अब यहाँ पे सम कैसे होता है, डिफरेंस कैसे होता है, इक्वल कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सबसे पहले ना एक एग्जाम्पल से सीख लेते हैं, आराम से आ जाएगा। फिर ए वेक्टर कुछ मैं अपने आप से ले लेती हूँ, क्योंकि जब चीज़ें एक्चुअली होती हुई दिखेगी ना तो आपको पता भी चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, बी वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो अब एडिशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब चीज़ें होती है ना, तो पहले प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। दो वेक्टर्स ऐड कैसे होंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी, जब एडिशन होता है तो कंपोनेंट का एडिशन कंपोनेंट के साथ होता है, मतलब ये और ये कंपोनेंट ऐड होंगे। जब ए प्लस बी कर रहे हैं ना तो मतलब इनके कंपोनेंट्स ऐड होंगे, 2+3 ऐड होगा, 2+3 आई कैप। डायरेक्शन तो सेम ही है, मतलब सेम डायरेक्शन में चीज़ें ऐड हो रही हैं। आई कैप की डायरेक्शन वाली चीज़ें ऐड होगी, जे कैप की जे कैप के साथ एडिशन होगी, मतलब 3 और 5। यहाँ पे 3 है ना जे कैप, प्लस यहाँ पे 5 है तो जे कैप, ऐसे। ठीक है, आई के साथ एडिशन होगी, मतलब आई वाले का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऐड होता है ना, डायरेक्शन तो आई कैप की है, मतलब एक्स एक्सिस की है, ये है ना, ये आई कैप है, ये वाली डायरेक्शन ही है। ठीक है, ये जे कैप है, के कैप है, प्लस अब ये भी सेम ही होगा, 4+2k कैप। तो ये होती है एडिशन, इस तरह से होती है। मतलब मेन बात क्या है कि कंपोनेंट को कंपोनेंट से ऐड करते हैं। आप ऐसे नहीं करोगे कि 2i कैप को 5j कैप के साथ ऐड कर लो, 2+5 आप 7i कैप प्लस जे कैप ऐसे कुछ कर दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट की कंपोनेंट के साथ एडिशन, 2+3, 3+5, 4+2। ठीक है, सिंपल। तो ये आ गया 5i कैप प्लस 5, 6, 7, 8j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप क्वेश्चन करो पहले। ए वेक्टर मैं बोलती हूँ, चलो ए वेक्टर हो गया ना, सी वेक्टर देती हूँ, ये सारे एक ही जैसे हो जाएंगे नहीं तो। 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसको और ये डी वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, इसको ऐड करो। ठीक है, सी प्लस डी वेक्टर निकालो, एडिशन, इनको ऐड करो, बताओ क्या आएगा। ये तो आप देखते ही ऐड कर सकते हो, मतलब देखते ही आपको पता है क्या करना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने कर लिया है उन लोगों को वेरी गुड, क्योंकि ये देख देख के करने वाला क्वेश्चन था। देखो 2+1 3i कैप, 3+2 5j कैप प्लस 3+1 4k कैप। ठीक है, देखो कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स के साथ ही ऐड किया है। ठीक है, 1+2 3, 2+3 5, 3+1 4। एक और ठीक है, जस्ट वन मोर। सी डी ई वेक्टर ले लेते हैं अब, और एफ वेक्टर ले लेते हैं। 4j कैप प्लस 2k कैप, 1i कैप प्लस 2k कैप, इसको ऐड करो। चलो अब आएगा मजा, करो ऐड करो। ओके, तो पॉज करके ऐड कर दिया, तब देखना आगे। ठीक है, ई कैप प्लस एफ कैप क्या आया, देखो आई कंपोनेंट तो यहाँ पे है नहीं, मतलब 0 है। यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 0+1i कैप प्लस यहाँ पे क्या है, जे की टर्न आई अब 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ है जे के साथ, कुछ भी नहीं है, जे तो है ही नहीं, तो 0 प्लस 2 एंड 2, यानी कि 2+2k कैप। तो देख लो 1i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो जिन्होंने ये आंसर निकाला है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो एडिशन हो चुका है, एडिशन आपको समझ आ गया कि कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अब जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर आपको लिखना हो, ठीक है, यहाँ पे अगर ये दो वेक्टर्स ऐसे दिए हो तो अब आप लिख सकते हो इजीली।
सम को आप रिजल्टेंट भी बोलते हो, ठीक है, कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आया। तो ये कैसे ऐड करोगे, कंपोनेंट से कंपोनेंट, ठीक है, A1 प्लस B1 आई कैप। अब यहाँ पे जे कैप तो डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऐड होगा A2 प्लस B2 जे कैप प्लस A3 प्लस B3 A3 प्लस B3 साथ में के कैप की डायरेक्शन में। अब डिफरेंस, नेक्स्ट चीज़ आती है डिफरेंस। डिफरेंस भी सेम तरीके से होता है, ठीक है। डिफरेंस भी कैसे होगा, कंपोनेंट्स के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल करेंगे, ए वेक्टर ले लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर ले लेते हैं 1 ले लेते हैं इसको 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, ठीक है। अगर यही पूरा ना लिखा हो, जे कैप ही गायब हो, तो मतलब 0 है, ठीक है। अब ये तो समझते हो ना, 1 इंटू समथिंग इज वही चीज़, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो 1 है, 1 और 1। देखो ए माइनस बी करना है, मतलब कंपोनेंट देखो, ठीक है, कंपोनेंट से कंपोनेंट को देखना है आपने। 2 माइनस 1 साथ में क्या है, आई कैप है, प्लस 3 माइनस 1 जे कैप, प्लस 4 माइनस 1 के कैप, ठीक है। या फिर अगर आप ना इसको लॉन्ग तरीके से भी, चलो पहले ये कर लेते हैं, 2 माइनस 1 आ गया 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया आंसर। अगर आप लॉन्ग तरीके से भी देखोगे ना इसको ऐसे लिख करके, तो आप देखोगे कि आई कैप कॉमन आ जाएगा, वही यही चीज़ बच जाएगी। पर अच्छा तरीका ये है समझने का कि आप देखते ही सॉल्व कर पाओ, कि देखते ही आपको पता चल जाए, हाँ कंपोनेंट में से कंपोनेंट ही माइनस करना है ना, जब भी एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा तो कंपोनेंट्स का आपस में होता है, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन करो, ए वेक्टर बी वेक्टर देती हूँ, चलो 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप, सी वेक्टर दे देती हूँ 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। इसको करो, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर निकालो, फाइंड आउट करो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या होता है। ओके, तो मैं लॉन्ग प्रोसेस से भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। ये बी की वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी माइनस, फिर सी वेक्टर की वैल्यू पुट करोगे, ये लॉन्ग प्रोसीजर है, आपको शो करना हो ऐसे। तो अगर MCQ में पूछा हो तो आप रहने भी दे सकते हो, MCQ में आप डायरेक्टली देखते ही कर सकते हो कि हाँ भाई ये है। मल्टीपल चॉइस में आ गया ना, और आंसर दिया माइनस माइनस कॉट प्लस, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ये 2 माइनस 3 आई कैप क्योंकि कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 1 माइनस 4 जे कैप प्लस 3 प्लस 2 के कैप। देख लो माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। और अगर डायरेक्ट भी आप देखो तो आपको पता चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट भी देखो ना, इतना लंबा भी ना जाओ तो कंपोनेंट माइनस कंपोनेंट कर दो, 2 माइनस 3 आई कैप प्लस 1 माइनस 4 जे कैप 3 माइनस ऑफ 2, ठीक है, -2 माइनस माइनस गॉट प्लस, वही चीज़ आई ना, ये देखो वही चीज़। ये 2 स्टेप्स आपने स्किप कर सकते हो आप, मतलब इंटेलिजेंटली, अगर आपको मल्टीपल चॉइस में आए, अगर तो छोटे मार्क्स में कम मार्क्स में है ना, तो अच्छा चलो ठीक है। तो अब आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, वेरी गुड। तो अब इसका डिफरेंस करो, ये जो जनरलाइज्ड है, जनरलाइज्ड में अब आप लिख सकते हो ना, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, तो क्या लिखोगे, कंपोनेंट माइनस कंपोनेंट, A1 माइनस B1 आई कैप प्लस A2 माइनस B2 जे कैप प्लस
A3 माइनस B3, कंपोनेंट से कंपोनेंट माइनस। ओके डन। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया। अब इससे हमें क्या पता चला कि कंपोनेंट से कंपोनेंट ही ऐड होता है और सब्ट्रैक्शन भी कंपोनेंट्स के बीच में ही होती है, दो वेक्टर्स के। अब वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब बोलते हैं? ये हमने डेफिनेशन में तो देखा ही था कि उनकी डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ भी उनकी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। बट अगर आपको ऐसे वेक्टर देखने को बोल दे, मतलब लाइंस नहीं गिवन है आपको, वेक्टर्स गिवन है कि 3j प्लस 4k ऐसे लिख दिया और पूछा कि ये दोनों वेक्टर्स क्या इक्वल है, तो अब आप देखते ही बताओगे कि ये वेक्टर्स इक्वल नहीं है। कैसे? वेक्टर्स इक्वल होने के लिए एक तो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो, ए वेक्टर का अगर ये वेक्टर ऐसा होता, जे कैप लिख दो इसको, ठीक है, और बी वेक्टर भी सेम ऐसा ही होता, 2i प्लस 2j प्लस 3k। मतलब देख रहे हो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। वाई एक्सिस के अलोंग, यानी जे कैप वाई एक्सिस को दिखाता है ना, वाई एक्सिस के अलोंग भी ये देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, वाई एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पे देखो ये भी सेम है। पर इस वाले यहाँ पे ये, अगर आप इसको सी बोल दो और इसको डी बोल दो, यहाँ पे सी वेक्टर डी वेक्टर के इक्वल है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई कैप, इसको जे ही बोल दो चलो, और इसको के, ठीक है। आई कैप तो दोनों जगह पे नहीं है, ठीक है, जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ पे 3 यूनिट है और यहाँ पे 1 है, मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखो ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो A1 एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है ना, ये देखो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट्स, वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, अगर आपको किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हो किसी स्केलर से, स्केलर मतलब जिसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, एक मिनट रफ पेज लाती हूँ, जैसे कि कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, तो ये रफ पेज ले आई हूँ। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना हो ए वेक्टर को, ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर कुछ भी है, ए वेक्टर 2i प्लस j प्लस 3k है, ठीक है, ये चीज़ है ए वेक्टर। अब इसको किसी भी स्केलर से, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जनरली लैम्डा बोल दो, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? सिंपल सी बात है कि 2 आपको स्केलर क्वांटिटी दिख रही है, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए? स्केलर से ही ना, मतलब स्केलर तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। तो ये आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4i प्लस 2 इंटू 1 2j प्लस 2 इंटू 3 6k, ठीक है। अच्छा, अब कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ रही हो कि कोई ऐसा वेक्टर दिया हो जैसे 2i प्लस 4j प्लस 8k, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉमन 2 आ रहा है, ठीक है, तो आप कॉमन भी ले सकते हो। स्केलर की बात हो रही है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे कोई वेक्टर हो, नो, अभी स्केलर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया दिस, और यहाँ से क्या कॉमन आया, 4, तो ऐसे आप कॉमन भी ले सकते हो और साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बाय अ स्केलर। तो आप जनरलाइज कर दो, ठीक है, रुको पहले एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप एक स्केलर को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 4a वेक्टर निकालो, बी वेक्टर निकालो, बी वेक्टर मैं आपको देती हूँ 2j प्लस 3k, ठीक है। तो फटाफट से ओके निकल गया, तो ये आना चाहिए आपके पास आंसर 4 2 8j प्लस 4 3 12k, ये आना चाहिए आपके पास आंसर, ठीक है। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, ठीक है,
ओके, तो अब यहाँ पे इसको भी जनरलाइज कर दो। अब ए वेक्टर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे देखो, ये है ए वेक्टर आपके पास गिवन, बस मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा A1, ठीक है, आई कैप प्लस लैम्डा A2 जे कैप प्लस लैम्डा A3 के कैप आ गया। वैसे ही बी वेक्टर के लिए भी लिख सकते हो। तो प्लस हो गया, एडिशन हो गया, माइनस हो गया, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं ये भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन अलग टॉपिक है, वो आगे जाके आपको मिलेंगे आगे आने वाली एक्सरसाइज में। अभी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाता है सिंपली। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि एडिशन जब करते हैं ना हम वेक्टर्स का, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसमें भी बड़ी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। कि एक देखो कि एक तो हम कॉमन, यहाँ पे देखो ए वेक्टर को भी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखो के प्लस एम ए वेक्टर, तो यहाँ पे हमने जैसे वहाँ पे भी जब लॉन्ग प्रोसीजर हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने आई वेक्टर को कॉमन ले लिया था। कहाँ है वो, ये देखो, ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया था। तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती है कि हाँ हम वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर यहाँ पे कॉमन ले लिया था, ठीक है। तो अगर वेक्टर सेम हो, बिल्कुल सेम हो, तो हम वेक्टर को कॉमन ले सकते हैं। स्केलर और स्केलर को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर स्केलर हो, ठीक है, यहाँ पे। ओके, मतलब वेक्टर कॉमन ले सकते हैं, सिंपल सी बात। और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। के और एम, कोई भी स्केलर मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर या कोई और स्केलर चीज़ जिसको भी डिनोट कर रहे हो। वेक्टर नहीं है ना इसके ऊपर लगा हुआ, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर है और अंदर 2 वेक्टर प्लस हो रहे हैं, तब भी आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, मतलब इसमें यहाँ पे देखो, क्योंकि वेक्टर्स में बड़ी चीज़ें होती है, वेक्टर्स नॉर्मल नंबर्स नहीं है। जैसे 2 + 3 तो स्केलर्स है ना, नॉर्मली ये 2 + 3 करो चाहे 3 + 2 करो, ठीक है, बात सेम ही होती है। पर वेक्टर्स डिफरेंट चीज़ होते हैं, पर स्टिल वेक्टर्स भी ये प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं वेक्टर्स, ठीक है। अब और ये देखो, ये चीज़, ये अभी एडिशन की बात हो रही है, ठीक है, माइनस की नहीं बात हो रही। यहाँ पे देखो ये a + b + c, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, कि चाहे आप a + b कर लो पहले, प्लस इन दोनों को पहले प्लस कर लो, फिर बाद में c प्लस करो, वो उसी के बराबर होगा कि पहले आप b + c प्लस कर लो, उसके बाद a ऐड करो, बात है ना। मतलब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे c हम बाद में ऐड कर रहे हैं, पहले दो 3 वेक्टर्स है ना आपके पास, ए बी और सी, इन तीनों को ऐड करना है। तो आप 2 तरीके, आप या तो सारे ही वेक्टर्स एक साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। पर एक चीज़ है कि अगर आप पहले ये दोनों वेक्टर्स कर लो ऐड, फिर बाद में ये वेक्टर उसमें ऐड कर दो, तो भी बात सेम ही है। चाहे आप ये दोनों वेक्टर्स पहले ऐड कर लो और बाद में ये वेक्टर ऐड करो, वो भी बात सेम ही है, ठीक है। तो ये बता रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, यूनिट वेक्टर। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूनिट वेक्टर। बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूनिट वेक्टर से भी, और यूनिट वेक्टर इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। देखा हमने जैसे एक्स की डायरेक्शन में हम किस यूनिट वेक्टर को जनरली लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आई कैप को, इसकी डायरेक्शन में हम जे कैप को लेते हैं, इसकी डायरेक्शन में के कैप को, या यहाँ पे एक्स कैप भी लिख सकते हैं, पर कैप लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, एक्स के ऊपर। तो अब यूनिट वेक्टर जो है, अगर हमें निकालना हो, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर निकालो इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर कुछ आपको दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, 2 के जे कैप + 3 के कैप, ऐसे करके कोई आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन में, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे? उसके लिए
ये चीज़ याद रखना, हमेशा याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर होता है ओवर उसका मैग्नीट्यूड, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, ठीक है। वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखो, सबसे पहले तो अंडर रूट लिख दिया, अब इसका स्क्वायर कर दो, ये अभी अभी किया था हमने, याद होना चाहिए आपको, +3 का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 9, इसका अंडर रूट, 9 10 14, यही एग्जाम्पल आता है मेरे दिमाग में हर बार है। ये हो गया अंडर रूट 14, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? 1 ओवर अंडर रूट 14 और साथ में ए वेक्टर तो हमें यहाँ पे था ही हमारे पास 3k कैप। तो अब इसको आप इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर की विशेषता क्या होती है, जो बोलते हैं ना खासियत, यूनिट वेक्टर को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड आता है ना, अभी ये देखो, ये हमने यूनिट वेक्टर लिख लिया है, इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो वो 1 आएगा। देखें, ट्राई करके देखते चलो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो ज़रा, क्या आता है बताओ मुझे। मैं भी यहाँ पे निकालती हूँ। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होती है अच्छे से, और आप कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस करते रहोगे तो, ठीक है। 1/14, ये 2 का स्क्वायर इज़ 4, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी यहाँ पे भी 14 बच गया। 3 का स्क्वायर इज़ 9 ओवर, यहाँ पे भी 14 बच गया। अब 14 आ गया एलसीएम, 1 + 4 + 9, तो ये आ गया अंडर रूट 14/14, कैंसिल हो गया अंडर रूट ऑफ 1, जो कि 1 ही आया। तो ये देखो, इसका जो यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो हमने यूनिट वेक्टर निकालना भी सीख लिया, पर आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। पर अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तो आप इजीली देख सकते हो, आपको चीज़ें दिखनी शुरू होगी। चलो, इसका आप यूनिट वेक्टर निकालो, इसकी इस वेक्टर की डायरेक्शन में, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, 2i कैप + 4j कैप + 2k कैप। चलो जल्दी से निकालो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। पॉज कर लो वीडियो को और फिर रिज्यूम करना। ओके, तो निकल गया है, तो यहाँ पे मैं भी निकाल लेती हूँ साथ साथ में। यूनिट वेक्टर सबसे पहले इस तरह से डिनोट होता है, ये क्या होगा? वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? देखो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 4 16 प्लस 4 16 20 24 रूट 24, तो यानी कि आ गया रूट 24। तो बी यूनिट वेक्टर आ गया 1/√24, 2i कैप + 4j कैप + 2k कैप, ये आ गया आंसर। या फिर आप इसको अगर अच्छे से लिखना चाहोगे, कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग करके भी, क्योंकि आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स को कोई वेक्टर जोड़ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? अभी तक हम पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। अच्छा, दो पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। ये मान लो P1 ले लिया, ये P2 ले लिया, ठीक है। P1 के कोऑर्डिनेट्स कुछ x के होंगे, कुछ y के होंगे, x1 y1 z1, और यहाँ पे भी x2 y2 एंड z2, ठीक है। ऐसे करके 2 पॉइंट्स है जो कि मान लो P1 से P2 के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये वेक्टर ज्वाइन कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को, और ये आपको पता ही है कि ये पोजीशन यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू दिस होगी,
इस पॉइंट के ओ, जो कि ओरिजिन है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे। तो अब पॉइंट P1 जो कि x1 y1 y2 से हमने डिनोट किया है, z1 सॉरी, और P ये किससे किया है, x2 y2 z2 से डिनोट किया है। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना होगा, पहले एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट पहले लिखते हैं। P1 P2 वेक्टर है, ये वेक्टर जो है P1 P2 वेक्टर है। अगर आप P2 P1 लिखोगे ना, P2 P1, तो इसका मतलब क्या है कि ये एरो यहाँ पे लगा है, पर एरो तो इस डायरेक्शन में लगा है ना, तो P1 से P2 जा रहा है, ठीक है, P1 P2। तो अब ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो वैसे ही रिप्रेजेंट होता है P1 P2 वेक्टर और बार, ठीक है, अंडर रूट ये चीज़ वही है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे भी देखो x कंपोनेंट से x कंपोनेंट, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट का स्क्वायर प्लस, वहाँ पे कैसे होता था, सिंपल x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर होता था ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, 2 पॉइंट्स है, ठीक है, वेक्टर, पूरा वेक्टर सॉल्व्ड वैसे नहीं है ये, मतलब वेक्टर दिया हुआ है पॉइंट्स के बीच में कि ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन है आपके पास अभी, ठीक है। तो आप ऐसे मैग्नीट्यूड निकालते हो, x2 माइनस x1, मतलब फाइनल जहाँ पे वेक्टर ख़त्म हो रहा है और माइनस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपको देती हूँ, P1 2 3 4 और एक P2 1 2 3। अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ, P1 P2 वेक्टर का, ये P1 से P2 जा रहा है, ठीक है, P1 से P2 जा रहा है, ये है P1 P2 वेक्टर। इसका आप मुझे मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, आपने देखना नहीं बिना सॉल्व किए, क्योंकि P2 फाइनल है और P1 इनिशियल है। तो ये आया है मैग्नीट्यूड, देख लो। अब जिसने निकाल दिया है, वेल एंड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो आप। अच्छा, अगर P2 P1 का मैग्नीट्यूड निकालने को बोलती, अब यहाँ देखो P2 इनिशियल पॉइंट है और P1 फाइनल पॉइंट है, तो अब भी आप निकाल सकते हो, अब भी सेम ही आएगा, पर ये इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो आप इस केस में क्या आ जाएगा, P2 इनिशियल पॉइंट बन जाएगा और ये फाइनल, मतलब 2 माइनस 1 होगा अब, ठीक है। हालांकि बात सेम ही है, पर इसको इस तरीके से करते हैं। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है सेक्शन फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और कई बार बच्चे इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं, पर हमने अभी तक यहाँ तक प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सेक्शन फार्मूला, सी क्या होता है सेक्शन फार्मूला, P एंड Q 2 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पहले 2 पॉइंट्स बना लेते हैं ऐसे, यहाँ पे देखो, ये कोई पॉइंट यहाँ पे P है, कोई पॉइंट यहाँ पे Q है, ठीक है, ये सेम जगह से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स को कोई एक वेक्टर जोड़ रहा है, ठीक है, मान लो ये वेक्टर। अब देखो ध्यान से सुनना, अब इन वेक्टर को जो वेक्टर जोड़ रहा है, ठीक है, ये वेक्टर, इसको कोई तीसरा वेक्टर आके कहीं पे बीच में कट कर लेता है, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को R नाम दे दो, ठीक है। तो अब इस
हमें पता है कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, इस वेक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर इस आर वेक्टर का कुछ पता नहीं है हमें, ठीक है, कोई भी पता नहीं है हमको कि ये आर वेक्टर क्या है। पर हमारे को ये चीज़ भी पता है कि ये जो इसको ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ लेंथ m है, यहाँ पे कुछ लेंथ n है, ठीक है, तो इसमें डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम ये आर वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं? ये जो वेक्टर है इसको आर वेक्टर नाम दे दो, तो आर वेक्टर या ओ आर वेक्टर कुछ भी नाम दे दो। क्या हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूले से। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है इंटरनली एक्सटर्नली, अब ये क्या लिखी है? अब ये देखो, ये जो कोई भी पॉइंट कट कर रहा है ना, कोई वेक्टर आके कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, या फिर तो वो ये वेक्टर आके कहीं पे भी कट कर सकता है, इंटरनली भी कर सकता है, एक्सटर्नली भी, बाहर जाके भी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये यहीं पे आके कट करेगा, यहाँ पे भी कट कर सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये कट करता है इस लाइन को, ये जो लाइन है यहाँ पे जाके, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो लाइन ही नहीं है। अरे नहीं भाई, ये वेक्टर्स में आप ऐसे करके डॉटेड मान सकते हो कि प्रोजेक्शन तो इसी साइड को है ना, इसी डायरेक्शन में। तो ये इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नली कट करना, कि पॉइंट आर ने इसको एक्सटर्नली कट किया है, ठीक है, जिसमें जहाँ पे ये देखो ना, ये पी है और ये क्यू है, तो आप क्या बोलोगे कि ये देखो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, ए वेक्टर बी वेक्टर की, पर इस आर वेक्टर की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो हम अगर एक्सटर्नली ऐसे करके, ऐसा वाला केस बन रहा है ना कि एक्सटर्नली कहीं पे आ रहा है ये वेक्टर, कोई तीसरा वेक्टर आके कट कर रहा है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करके आराम से इस आर वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये आर वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इस केस में पूछोगे आप एम और एन क्या है। अब देखो यहाँ पे P से लेकर इसका डिस्टेंस m बोलते हैं हम, ये P से लेकर इस R वेक्टर का डिस्टेंस m, यहाँ पे भी इसी को बोला था ना, P से लेकर इस R वेक्टर का डिस्टेंस, और Q से इस वेक्टर का डिस्टेंस उसको n बोला, Q से इस वेक्टर का डिस्टेंस इसको n बोला, ठीक है। तो ऐसे, तो ये फॉर्मूला है क्या, m इंटू बी प्लस n इंटू ए। m आपको पता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने सॉल्व करना, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि इंटरनली ए और बी वेक्टर को, ठीक है, ए और बी वेक्टर दो वेक्टर्स है आपके पास, केस दिया हुआ, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ए और बी वेक्टर को 2:1 में कोई लाइन कट कर रही है, ठीक है। अब ये भी बता देती हूँ कि ए वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, ठीक है, और बी वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, यानी m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है। तो अब आप इस r वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो क्या? r वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। m की वैल्यू 2 है टाइम्स b वेक्टर, n की वैल्यू 1 है, 1 इंटू ए इज़ 1 ही, और m क्या है, 1 इंटू ए इज़ ए वेक्टर, क्या बोल रही हूँ मैं। तो ये आ गया इस तरीके से। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर चलो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ये इंटरनली हो गई और एक्सटर्नली। अच्छा एक चीज़ सुनो, क्योंकि ये मैंने इसमें कुछ न्यू ट्राई किया है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ तक कौन देख रहा है, तो जो भी देख रहा होगा ना वो वेक्टर अलजेब्रा लिख देना कमेंट में, ठीक है, सो दैट आई गेट टू नो। फिर मैं आगे इसी तरह की थोड़ी बहुत और कोशिश करूँगी, नहीं तो देखते हैं क्या करते हैं। ओके, एक्सटर्नली देखो, एक्सटर्नली क्या हुआ, आर वेक्टर एम बी वेक्टर, अब एक्सटर्नली लिख दो, ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, अब मैं एक्सटर्नली आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि ये पी से लेकर आर, मतलब इनका डिस्टेंस है 4, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है 1, 4:1, ठीक है। तो m 4 दे दिया और n 1 दे दिया,
एक्सटर्नली कट कर रहा है, ये भी मैंने बता दिया। तो आप निकाल सकते हो आर वेक्टर को, इस आर वेक्टर को आराम से। कैसे निकालोगे? पुट कर दो बस इस फॉर्मूले में, 4b वेक्टर माइनस 1a वेक्टर ओवर 4 माइनस 1। अब इस वीडियो को देखने के बाद ना आप एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कर सकते हो और आपको अच्छे से आइडिया भी आ जाएगा कि क्या क्या है। तो ये है सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे भी वही इस सेक्शन फार्मूले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि केस 1 जब इंटरनली कैंसिल कर रही है तो ये फार्मूला आता है। अच्छा, इसका ना एक और चीज़ भी है, इससे मिड पॉइंट फार्मूला भी निकल के आता है। देखो, अगर आपका जो ये आर है ना, ये बिल्कुल बीच में आके कट कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब m रेशो n जो है वो 1/1 है, ठीक है, मतलब m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाता है? ये सिंपल से ए बी वेक्टर का हाफ, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि m की वैल्यू 1 है, पुट कर दो, n की वैल्यू 1 है, ठीक है, ओवर m+1 कितना हुआ? 1 + 1 2 ही हुआ, ठीक है। m और n अगर इक्वल है, इक्वल का मतलब कि m इक्वल टू n का मतलब है m/n, 1 लिख सकते हो ना आप, रेशो, ठीक है। अब ये एक्सटर्नली डिवाइड होने वाला भी हो गया। अच्छा, एक और चीज़ थी इसमें, ये देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी हम बहुत सुनते हैं। ये क्या चीज़ है? ये सिंपली ना ग्राफिकली जब भी हम वेक्टर्स को ड्रॉ करके रखते हैं तो इसमें ये चीज़ें बहुत आती है। देखो, ए वेक्टर कोई ऐसा है, ए वेक्टर कोई ऐसा दिया हुआ है, बी वेक्टर ऐसा दिया हुआ है। अब इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बी वेक्टर रख लिया ए वेक्टर के एंड पे। अब इस तरह से अगर हम दो वेक्टर्स को कनेक्ट करें, किस तरह से कि जहाँ पर एक वेक्टर ख़त्म हो रहा है वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दो, इस तरह से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें हम बोलते हैं कि ये जो लाइन हम तीसरी ड्रॉ करेंगे, खुद से ड्रॉ करते ही है, ये होती है रिजल्टेंट। ये क्या शो करता है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यानी a+b, इसकी जो लेंथ होती है वो a+b वेक्टर की जितनी होती है, ठीक है, ये रिजल्टेंट को शो करता है। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो आप लिख सकते हो कि ए सी, यहाँ पे डायरेक्शन जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है ए से, और फाइनल पॉइंट सी है ना, देखो यहाँ से ए से बी से, मान लो हम चल रहे हैं, हम इस रास्ते से चल रहे हैं, तो ये जो रिजल्टेंट है अल्टीमेटली हम पहुँचे कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक पहुँचे ना, तो ये डायरेक्शन ढंग से लिखना, क्योंकि अगर आप ये डायरेक्शन ऐसी कर देते हो ना तो वो चीज़ ज़ीरो के इक्वल होगी, ठीक है, वो चीज़ किसके इक्वल होगी? ज़ीरो। जैसे यहाँ से यहाँ पे वो केस है, ठीक है, तो ये चीज़ किसके इक्वल है? ज़ीरो, ठीक है, इन तीनों का एडिशन जो होगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका। पर यहाँ पर देखो, ये केस ऐसा होता है, a+b, ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है, या फिर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको ए से, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब माइनस कैसे किया? अब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही सेम उठा के रखा है वेक्टर, पर बी वेक्टर को हमने क्या कर दिया है? अब बी वेक्टर को दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो साइन किसका आ जाता है? माइनस का। डायरेक्शन हो गई इसकी अपोजिट और साइन आ गया माइनस का, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये जो रिजल्टेंट है ये बन जाएगा a-b। तो इस तरह से आप करते हो। ये है सिंपल सा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि आप एज जो ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट को, और बाकी दो साइड्स किसको रिप्रेजेंट करती है? वेक्टर्स को। ये है ट्रायंगल लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या है? पैरेललोग्राम, अगर आपने दो वेक्टर्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया है कि उन इनिशियली वो सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें कैसे ज्वाइन किया था कि एक यहाँ पे एंड हो रहा था, जहाँ पे एंड हो रहा था वहाँ पर दूसरा वेक्टर हमने ज्वाइन कर दिया था। पर कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि दो वेक्टर्स इनिशियली स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हो, मतलब कि आपने जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पर शो करोगे? आप
ठीक है, वो तो पता है आपको, ऐड तो वही करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो कंपोनेंट्स ऐड करते हो। पर शो कैसे करोगे? शो करते हो आप इस डायगोनल से। ये जो पैरेललोग्राम, ये ऐसा कुछ पैरेललोग्राम बना देता है ना, इसकी पैरेलल एक लाइन वेक्टर ड्रॉ कर लो यहाँ पे, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लो। तो ये जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, ये रिप्रेजेंट करता है ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। ओके, तो ये है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन। और होपफुली ये वीडियो आपको समझ आई हो। इसमें मैंने पूरे बेसिक्स अच्छे से एग्जांपल्स के साथ कवर करके कोशिश किया करने की। तो बताना ये वीडियो कैसी लगी, ज़रूर से बताना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।